ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज द सम ऑफ टू पार्ट्स। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहती है तो पार्टिकल का जो मोमेंटम होता है उसमें सिर्फ हम एक ही टर्म लिखते हैं एच क्रॉस के। लेकिन हमने क्लासिकल मैकेनिक्स में देखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस हो तो पार्टिकल के पास दो मोमेंटम होते हैं। एक तो उसका काइनेटिक मोमेंटम जो यूजुअल होता है एम वी एच क्रॉस के, एंड द अदर वन इज पोटेंशियल मोमेंटम और फील्ड मोमेंटम, एंड द एक्सप्रेशन फॉर फील्ड मोमेंटम इज क्यू ए ओवर सी। ये क्लासिकल मैकेनिक्स में डेरिवेशन है इसका। सो मोमेंटम का एक्सप्रेशन जो आता है वो आता है एच क्रॉस के प्लस क्यू ए बाई सी। के एंड ए आर वेक्टर्स, इसलिए वो बोल्ड लेटर्स में है। ठीक है, अब देखो, फॉलोइंग द सेमी क्लासिकल अप्रोच वी अज्यूम दैट द ऑर्बिट्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड आर क्वांटाइज्ड बाय बोर सोमरफील्ड रिलेशन। आपने एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स वाला पेपर पढ़ा है, राइट, सेकेंड सेमेस्टर के अंदर। और नहीं पढ़ा है तो आप मेरी उसमें चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, उसमें ये देखना बोर सोमरफील्ड रिलेशन। बोर सोमरफील्ड रिलेशन, ये जो इक्वेशन नंबर 23 है, ये बोर सोमरफील्ड का रिलेशन है जो ये कहता है कि क्लोज लूप में अगर मोमेंटम का लाइन इंटीग्रल लिया जाए तो इट इज क्वांटाइज्ड। सो यहाँ पे क्वांटाइजेशन के अंदर यहाँ पे क्वांटिटी है 2πh। सो बेसिकली ये h क्रॉस ही है। तो हमारे पास में वो तो h/2 था, तो यहाँ पे 2πh इज एक जो मिनिमम वैल्यू है और उसको मल्टीप्लाई किया गया है इंटीजर से। एनीवेज ये रिलेशन जो होता है वो बोर सोमरफील्ड थ्योरी से आता है और ये एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में मैंने पढ़ा रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं। एन यहाँ पे इंटीजर है एंड गामा इज अ फेज करेक्शन दैट फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन हैज द वैल्यू 1/2। इसकी वैल्यू 1/2 होती है, फेज करेक्शन फैक्टर है। एनीवेज, सो हम पी डॉट आर जो है अब अपन अपने वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। अपने पास पी का एक्सप्रेशन जो था वो कितना था अभी थोड़ी देर पहले, एच क्रॉस के प्लस क्यू ए अपॉन सी। सो हम लेफ्ट हैंड साइड को निकालते हैं, उसके अंदर पी की वैल्यू ये वाली पुट कर दे पर करके। सो इस पी की जगह पर अपन ये वैल्यू पुट करेंगे अगर, सो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, एच क्रॉस के डॉट डी आर, एंड सेकेंड टर्म आ जाएगा क्यू ए अपॉन सी डॉट डी आर। सो क्यू ए अपॉन सी डॉट डी आर एंड क्यू बाई सी इज अ कांस्टेंट, so it will come out of the integration. Now the equation of motion of a particle of charge q in a magnetic field is given by this expression. What does it mean, the equation of motion? Equation of motion is basically f is equals to mass into acceleration. ओके, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास कितना होता है, ma होता है। एफ हमारे पास में कितना हो जाएगा, डीपी बाई डी टी होता है। सॉरी, यहाँ पे ये एम हो जाएगा और ये यस, न्यूटन के सेकेंड लॉ से फोर्स क्या होता है, डीपी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो जाएगा। सो डीपी बाई डी टी की जगह हमने यहाँ पे रख दिया एच क्रॉस डी के अपॉन डी टी, क्योंकि पी की वैल्यू क्या होती है काइनेटिक में, एच क्रॉस के हो जाएगी। एंड राइट हैंड साइड में हमें फोर्स रखना है, और मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, क्यू वी क्रॉस बी। सो यहाँ पे क्यू रखा हुआ है और v की वैल्यू रखी हुई है डी आर बाई डी टी, एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है एज इट इज, और c जो है वो हमारे पास में यूनिट सिस्टम की वजह से एक्स्ट्रा c यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो हमारे पास ये वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाती है। ये सी जो है वो यूनिट सिस्टम की वजह से आता है, नेचुरल यूनिट सिस्टम आप देख लीजिएगा गूगल पे। वी इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम टू गिव, इसको अगर अपन टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या तो हमारे पास, या वैसे भी ऐसे कर लो, dt से dt यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो एंड दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा दो। सो यहाँ पे h क्रॉस dk की जगह आ जाएगा h क्रॉस के, और यहाँ पे q बाई सी और dr है, सो q बाई सी r आ जाएगा, क्रॉस b आ जाएगा। Apart from an additive constant which does not contribute to the final result, so we are omitting the constant of integration. Hence, one of the path integral in equation number 24. अब हमारे पास में हम equation number 24 जो है उसके एक पोर्शन को कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन नंबर 24 ये रहा, इसमें दो इंटीग्रल है हमारे पास, करेक्ट। सो हम पहले इसको लेके चलते हैं। सो इसकी वैल्यू हमने यहाँ रख ली, इसको सॉल्व करते हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एच के डॉट डी आर, और एच के डॉट डी आर का मतलब है इस इक्वेशन से अगर हम एच क्रॉस के को, यानी इस इक्वेशन को दोनों साइड में डॉट डी आर से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास क्या मिलेगा, क्यू बाई सी आर क्रॉस बी
डॉट डी आर, और फिर हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन लगा देंगे क्लोज लूप पे। करेक्ट, तो हमारे पास एच क्रॉस के डॉट डी आर की वैल्यू आ गई, और वो वैल्यू हमें इसकी जगह पुट करनी है, तो इसकी जगह वैल्यू हो गई हमारे पास ये, सो वो वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कांस्टेंट है, तो हम उसको बाहर लेके आ जाएंगे। ऑल्सो हम ऑर्डर चेंज करेंगे, तो ऑर्डर चेंज करने के लिए हमारे पास में माइनस साइन आ जाएगा। सो हमारे पास यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी डॉट सी, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी एंड डॉट सी, ये वेक्टर आइडेंटिटीज मैं कभी भी बताती नहीं हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप गूगल पे खुद सर्च कर लो। सो ए क्रॉस बी डॉट सी के अंदर आप देख लेना, और इसको ए मान लेना, ए क्रॉस बी डॉट सी, इन दोनों इनको मान लेना, इनको इस ऑर्डर में अगर लिखा जाए तो एक नेगेटिव साइन आएगा। दैट आई एम लीविंग अप टू यू, इट इज अ वेरी इजी थिंग टू सर्च ऑन गूगल, या फिर ग्रिफिथ की बुक में देख लेना, फर्स्ट पेज पे ही दिया हुआ है। तो हमारे पास ये आ जाएगा। नाउ इसको हम यहाँ पे क्या लिखा जा रहा है, -2q/c5, ये कैसे आया, ओ गॉड, ये अपन को समझना पड़ेगा। सो ये समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमारे पास ऑर्बिट के अंदर एक पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया, और रेडियस है सर्कल की r एंड डिस्प्लेसमेंट dr है। तो ये जो उसने एरिया स्वैप किया है, एरिया स्वैप्ड एरिया जो है, वो एरिया कैसे निकालते हैं, अगर dr की वैल्यू बहुत छोटी है, सो दिस विल बिहेव अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ पे r को अपन बेस मान लेते हैं, हाइट कितनी हो जाएगी इसकी, dr हो जाएगी, सो 1/2 बेस और हाइट हो जाएगा। सो r क्रॉस dr जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ट्वाइस इंटू एरिया। सो हमारे पास यहाँ पे r क्रॉस dr जो है वो इंटीग्रेशन लगा रखा है, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू एरिया हो जाएगा। और हमारे पास ये टर्म लिखा हुआ ही था, 2 को हम बाहर ले लेंगे, सो यहाँ पे b डॉट ए हो जाएगा, b एंड एरिया, और हम जानते हैं b डॉट ए कितना होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, तो दिस विल बिकम फाई। सो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन आ जाता है इक्वेशन नंबर 25b का, विच इज 2q/c5। phi is the magnetic flux contained within the orbit in real space, क्योंकि ऑर्बिट हो रहा है हमारे पास यहाँ पे। r क्रॉस dr को हमने 2 इंटू एरिया एनक्लोज बाय द ऑर्बिट, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बता दिया था। अब हमारे पास 24 इक्वेशन का सेकेंड इंटीग्रल सॉल्व करना है। 24 इक्वेशन में हमने फर्स्ट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लिया, 24 इक्वेशन में सेकेंड इंटीग्रेशन ये है q/c a डॉट dr। चलिए इस पे चलते हैं। सो q/c a डॉट dr में अपन क्या करेंगे, स्टॉक थ्योरम लगाएंगे। स्टॉक थ्योरम हमारे पास लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है। सो ए डॉट डी आर बिकम्स डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। डी ए हमारे पास सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है, एरिया एलिमेंट है। यहाँ पर ये एरिया एलिमेंट को डी ए की बजाय डी सिग्मा ले रहे हैं, तो डी सिग्मा ले लेते हैं। देखो डी सिग्मा इज द एरिया एलिमेंट, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए डॉट डी आर को डेल क्रॉस ए विच इज कर्ल ऑफ ए, सो कर्ल ऑफ ए लिख दिया, डॉट डी सिग्मा एरिया एलिमेंट आ जाएगा। कर्ल ऑफ ए फॉर्मूला हम जानते हैं, बी इज इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए होता है। सो डेल क्रॉस ए को हम रख सकते हैं यहाँ पे बी, और अगेन ये एरिया एलिमेंट आ जाएगा। दिस अगेन बिकम्स द फ्लक्स, बी डॉट डी ए फ्लक्स, और वो हो जाएगा फाई। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, q/c5। अब इक्वेशन 24 के अंदर वैल्यू पुट करते हैं दोनों इंटीग्रेशन की। सो इक्वेशन 24 का लेफ्ट हैंड साइड था ये, राइट हैंड साइड में जो हमारे पास में द मोमेंटम पाथ इंटीग्रल इज द सम ऑफ 25b एंड c। ठीक है, कोई इशू नहीं है, हम दोनों को टोटल करेंगे, तो हमारे पास में 24 को देखो, 24 में यस लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास में हमने जब सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू आई थी -2q/c5, और इसकी वैल्यू आई थी q/c5। तो दोनों को ऐड करेंगे तो रिमेनिंग क्या बच रहा है हमारे पास, -q/c5। सो p डॉट r की वैल्यू, एक तो हमारे पास -q/c5 है, और एक बोर सोमर फील्ड से हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी थी, n प्लस गामा 2πh। तीनों वैल्यूज को इक्वेट करके एक साथ लिख देते हैं। सो ये तो हमारे पास सॉल्व करने से आया था, और ये हमारे पास बोर सोमरफील्ड थ्योरी से आया था। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इट फॉलोज दैट द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन सच अ वे दैट द फ्लक्स थ्रू इट। अब हमारे पास यहाँ पे हम फ्लक्स निकालते हैं। सो सिर्फ मैग्नीट्यूड अगर निकालें फ्लक्स का, सो आप इस टर्म को, इन दोनों टर्म को इक्वेट करो, और केवल फाई की वैल्यू यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ से जब फाई निकालेंगे, तो ये जो c और q/c है, इसको राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो n प्लस गामा 2
पाई एच क्रॉस हमारे, मैंने कहा था ना एच क्रॉस आएगा, यस यहाँ पे एच लिखा हुआ है, दिस इज एच क्रॉस, ये एच क्रॉस है यहाँ पे, तभी मैंने कहा था। तो हमारे पास यहाँ पे एच क्रॉस है, और साथ में ये सी जो है ये भी हमारे पास ऊपर चला जाएगा, और क्यू जो है हमारे पास में नीचे आ जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, सो ये ई हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे, बिकॉज वी हैव टेकन इंटीजर एन, सो दिस कैन बी रिटन एज फाई एन। सो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला हमने प्रूव कर लिया। यहाँ पे हमने ये बता दिया कि जो फ्लक्स है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि एन जो है वो इंटीजर है। जो फ्लक्स की यूनिट है वो हमारे पास 2 पाई एच क्रॉस सी अपॉन ई है, क्योंकि इसमें सारे कांस्टेंट्स है। जब इनको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 4.14 इंटू 10⁻⁷ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड तो हमारे पास ये फ्लक्स जो है वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, ये डी हासवान अल्फान इफेक्ट जो है वो अपन नीचे बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अभी इसके आगे करना पड़ेगा। एनीवेज, इक्वेशन नंबर 27 जो है वो हमारी हेडिंग को जस्टिफाई करती है। हेडिंग में हमारे पास क्वांटाइजेशन ऑफ फ्लक्स ही तो था शायद, नो, ऑर्बिट का क्वांटाइजेशन था। ओके, इन द डी हासवन अल्फान इफेक्ट, जो कि हम डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक में, वी नीड द एरिया ऑफ द ऑर्बिट इन वेव वेक्टर स्पेस। वेव वेक्टर स्पेस का मतलब है के स्पेस। तो ये कहना चाह रहे हैं कि डी हासवन अल्फान इफेक्ट को डिस्कस करने के लिए हमें ऑर्बिट के एरिया की जरूरत पड़ेगी, लेकिन हमें ऑर्बिट का एरिया रियल स्पेस में तो पता होता है, बट के स्पेस में नहीं पता होता है, तो हमें के स्पेस में उसकी जरूरत पड़ेगी। वी ऑब्टेन इन 27 द फ्लक्स। 27 इक्वेशन में हमें फ्लक्स मिल गया था थ्रू द ऑर्बिट इन रियल स्पेस। ये जो फ्लक्स है वो रियल स्पेस का मिला है। बाय 25a वी नो दैट अ लाइन इन एलिमेंट डेल्टा आर इन द प्लेन नॉर्मल टू बी इज रिलेटेड टू डेल्टा के बाय दिस एक्सप्रेशन। बाय 25a से ये कह रहा है कि 25a से आपको डेल्टा आर में ये रिलेशन मिल जाएगा, एच सी अपॉन ई बी डेल्टा के। क्या 25a से हमें ये रिलेशन मिल रहा है? ओके, लेट मी सी 25a हमें मिल चुका है यहाँ पे। तो dt से dt कैंसिल कर दो, कैंसिल भी कर दिया हमने, एंड हमारे पास में ओके, यस वी कैन से डी के को हम रख लेते हैं डेल्टा के, तो हमारे पास में यहाँ पे मिलेगा एच क्रॉस डेल्टा के इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी को हम रख लेते हैं ई बाई सी इलेक्ट्रॉन के लिए, डी आर को हम रख लेते हैं डेल्टा आर, और साथ में हमें मिल रहा है बी, इस बी को हम यहाँ लिख देते हैं। यहाँ से अपन डेल्टा आर की हमें वैल्यू निकालनी है, डेल्टा आर की, सो डेल्टा आर की वैल्यू निकालते हैं। सो ये सी उधर चला जाएगा, तो एच क्रॉस सी हो जाएगा, एंड हमारे पास नीचे आ जाएगा ई बी, एंड साथ में हो जाएगा डेल्टा के। अब ये रिलेशन मिल रहा है हमें डेल्टा आर और डेल्टा के में, क्या यही रिलेशन हमने यहाँ लिखा है? yes, so this is true, so that the area in k space is related to the area in real space। तो हमें अब रियल स्पेस की डायमेंशन और के स्पेस की डायमेंशन में एक रिलेशन मिल गया, तो हमें रियल स्पेस का एरिया और के स्पेस का एरिया उसमें भी रिलेशन मिल जाएगा। हमें पता है कि एरिया बेसिकली क्या होता है, अगर डिस्टेंस हमारे पास r है तो r का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। तो हम क्या करेंगे, इधर स्क्वायर कर देंगे तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा एरिया इन रियल स्पेस, और ये हमारे पास हो जाएगा एरिया इन के स्पेस। सो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये देखो, तो जो के स्पेस में एरिया है उसे हम एस एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और रियल स्पेस के एरिया को हम ए एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो डेल्टा आर के स्क्वायर को हमने लिखा ए एन, करेक्ट, यहाँ पे आ गया ए एन, एंड राइट हैंड साइड में एच क्रॉस सी अपॉन ई बी का स्क्वायर लिखा, और साथ में क्या लिखा, डेल्टा के का स्क्वायर, और डेल्टा के स्क्वायर जो है वो के स्पेस का एरिया है, तो उसे हम लिख लेते हैं एस एन। सो वी विल गेट इक्वेशन नंबर 28। ओके, इक्वेशन नंबर 28 हमें मिल चुका है। इट फॉलोज दैट फाई एन की वैल्यू हमारे पास में क्या आएगी, सो हमारे पास फाई एन जो था वो एक्चुअल में क्या आया था, हमारे पास फाई एन का ये वाला फॉर्मूला तो आया था एन प्लस गामा 2 पाई एच क्रॉस सी अपॉन ई, करेक्ट। और यहां से देखो, यहां से हमारे पास में इसको मैं लिखती हूँ, हाँ, ए एन इज कैन बी रिटर्न एज, ए एन कैन बी रिटर्न एज, देखो एच सी और अपॉन ई, एच क्रॉस सी अपॉन ई। अब यहाँ पे बी है, उस बी का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी, उसमें से इसका स्क्वायर तो पूरा लिख लेंगे, और 1 अपॉन बी का स्क्वायर है, बी के स्क्वायर में से एक बी को तो यहाँ रहने दो, और एक बी को अपन लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, ले जा सकते हैं, और साथ में कितना है एस एन,
ठीक है। अब ये बी डॉट ए है, मैग्नेटिक फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना क्या आता है, फ्लक्स आता है। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास एक ये वाला फॉर्मूला भी आ रहा है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, सो फाई का ये वाला फॉर्मूला भी आपको समझ में आ गया, और ये वाला फॉर्मूला तो हमने पहले से ही प्रूव कर दिया था। फ्रॉम इक्वेशन 27 द एरिया ऑफ एन ऑर्बिट इन के स्पेस विल सेटिस्फाई, एसएन की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी, ये इक्वेशन 27 से आएगा क्या, 27 से आएगा क्या, 27 से क्यों आएगा, एसएन की वैल्यू हम यहां से क्यों नहीं निकाल सकते, अरे 29 से निकालो, एसएन की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 29 हम फाइंड आउट करते हैं, यहां से देखो इन दो टर्म से एसएन की वैल्यू निकालो। सो एच क्रॉस सी अपॉन ई की 1 पावर से ये 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, और हमारे पास एसएन में बी हमें राइट हैंड साइड में भेज देना है, सो बी को यहां से हटा देते हैं, बी को इधर भेज देते हैं। ठीक है, और एच क्रॉस सी जो है वो नीचे आ जाएगा, सो यहाँ पे एच क्रॉस सी आ जाएगा, ई भी यहाँ से हटके ऊपर चला जाएगा। ओके, और बस एसएन आ गया। तो देखो एन प्लस गामा 2 पाई बीई, तो 2 पाई बीई, और नीचे एच क्रॉस सी, सो ये एसएन जो था दैट वाज द एरिया ऑफ ऑर्बिट इन के स्पेस, वो हमें मिल गया। ठीक है, नाउ in Fermi surface experiments, we may be interested in the increment delta B for which two successive orbit n and n plus 1 have the same area in k space on the Fermi surface. The areas are equal when, क्या कहना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं कि जब हम फर्मी सरफेस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास सपोज करो दो इंटीजर होते हैं n एंड n प्लस 1, और दोनों के करस्पॉन्डिंग जो ऑर्बिट हमें मिलते हैं उनका अगर के स्पेस में एरिया सेम है, यानी इसका भी एसएन है और इसका भी एसएन है, तो उसके लिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस कितना आना चाहिए, डेल्टा बी, यानी कि बी चेंज होना चाहिए। सो वो हमारे पास इक्वेशन नंबर 30 से मिल जाएगा। सो इक्वेशन नंबर 30 को ध्यान से देखना एक बार। इक्वेशन नंबर 30 में एसएन की वैल्यू हमारे पास में ये आ जाएगी, तो ये मैं मान लेती हूँ एक तो bn हो जाएगा, और फिर सेकंड इक्वेशन में वापस एसएन ही रख लेते हैं, और हमारे पास में ये जो डिफरेंस है बेसिकली, ओके डिफरेंस डायरेक्टली इसी से ले लो ना यार, यहीं से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इस b को एक काम करिए नीचे लेके आइए, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा एसएन 1 अपॉन बी इज इक्वल्स टू एन प्लस गामा 2 पाई ई अपॉन एच क्रॉस सी। यहाँ पे कह रहे हैं कि एस एन सेम रहेगा, के स्पेस में ऑर्बिट का एरिया सेम रहेगा, सपोज करो वो एस है तो वो एन के करस्पॉन्डिंग भी है, यानी कि एस एन इज इक्वल्स टू एस एन प्लस 1, और दोनों को हम एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो इस एस एन की जगह तो आ जाएगा यहाँ पे एस, करेक्ट। और क्योंकि हमें डेल्टा बी लेना है, यानी कि दोनों के अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस लेना है, सो एन प्लस 1 और एन के करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर बी एन प्लस 1 और बी एन है, तो यहाँ पे डिफरेंस लेना है 1 बाई बी का, सो 1 बाई बी एन प्लस 1 माइनस 1 बाई बी एन, और ये डिफरेंस किसके इक्वल होगा, ये डिफरेंस हमारे पास हो जाएगा 2 पाई ई अपॉन एच क्रॉस सी, 2 पाई ई अपॉन एच क्रॉस सी, क्योंकि ये जो इंटीजर है एन प्लस गामा ये तो माइनस हो जाएगा ना, एन की जगह पहले क्या रखेंगे अपन, एन प्लस 1 प्लस गामा, ठीक है, और माइनस करेंगे, फिर माइनस में हमारे पास कितना हो जाएगा, एन प्लस गामा, माइनस करेंगे तो एन से एन कैंसिल आउट हो जाएगा एंड गामा से गामा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ तो 1 बचेगा, इसलिए इसके कोफिशिएंट में 1 आ रहा है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे ये रिजल्ट हमें मिल गया। So from 30, we have the important result that equal increments of 1 by b reproduce similar orbits. This periodicity in 1 by b is a striking feature of the magneto-oscillatory effect in metals at low temperature, जो डी हर्समन अल्फान इफेक्ट है वो हम उसमें पढ़ेंगे ये चीजें। एंड अब ये थ्योरी आई डोंट ओके ये नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके बाद हमारा डी हार्समन अल्फान इफेक्ट आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। सो ये हमारे पास था क्वांटाइजेशन, क्या था हमारे पास ये टॉपिक, क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट इन मैग्नेटिक फील्ड। कैसे पता चला हमें क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिट हुआ है, क्योंकि आप देखो ना उसका एरिया भी जो है वो भी क्वांटाइज्ड है, फ्लक्स है जो वो भी क्वांटाइज्ड है ना, सब कुछ हमारे पास क्वांटाइज्ड है, तो इसलिए